पत्नी के लिए पति का कौन सा अंग महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज के इस प्रसंग में हम सभी जानेंगे कि आखिर पत्नी के लिए पति का कौन सा अंग सर्व महत्वपूर्ण होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह जो प्रसंग है यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। साथ ही दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी महत्व रखता है। और दर्शकों, हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक और सहपाठियों तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। और आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से कि आखिर पत्नी के लिए पति का कौन सा अंग महत्वपूर्ण होता है। तो प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा अमरराज नाम का राजा रहा करता था। प्रिय दर्शकों, राजा अमरराज बहुत ही ज्ञानी था, बहुत ही धनवान था और बहुत ही दयालु था। उसके मन में किसी भी प्रकार का पाप भाव नहीं था। राजा अमरराज हमेशा दूसरों के भले के लिए ही सोचता था, हमेशा अपने राज्य की प्रजा के लिए ही सोचता था और वह हमेशा खुश भी रहा करता था। परंतु एक बात को लेकर राजा अमरराज हमेशा दुखी ही रहता था, क्योंकि उसके घर में उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा अमरराज हमेशा दुखी रहता था। तो दर्शकों, एक बार राजा अमरराज अपने राज्य से बाहर एक देवी का मंदिर बनवा देता है। राजा अमरराज जब देवी का मंदिर बनवाता है तो राजा अमरराज देवी मां से एक पुत्र को मांगता है। और दर्शकों, इस तरह फिर देवी मां की कृपा से, उनकी दया से राजा अमरराज को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और दर्शकों, जब राजा अमरराज को पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह बड़ा ही खुश होता है। और इसी प्रकार वह देवी मां सबका भला करने लगी। जो भी उस मंदिर के आसपास होकर गुजरता तो देवी मां के दर्शन अवश्य ही कर जाता। और इसी तरह लोग बाग देवी मां के उस मंदिर को बहुत ही ज्यादा मानने और पूजने लगे थे। और दर्शकों, इसी तरह राजा का जो पुत्र था, जब वह धीरे धीरे बड़ा होता गया, सयाना होता गया, तो वह राजा का पुत्र अपने पिता के मंत्री के बेटे से मित्रता कर लेता है और गहरी मित्रता कर लेता है। और राजा का पुत्र और उसके मंत्री का पुत्र दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते। जहां भी जाते तो साथ साथ ही जाते, अगर खाते पीते तो साथ साथ ही खाते। और राजा अपने मंत्री के बेटे का और अपने बेटे की मित्रता को देखकर बहुत ही खुश होता। और दर्शकों, इस तरह फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता रहा तो राजा अपनी अवस्था से वृद्ध होता गया। और जब एक दिन राजा की हालत बहुत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है, तो राजा का जो मंत्री था वो राजा के पुत्र के पास जाता है। राजा के पुत्र नरसिंह के पास जाता है और उससे कहता है कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वह अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं, इसलिए आप उनके पास चलिए और उनसे मिलिए, क्योंकि वह आपको देखना चाहते हैं। और दर्शकों, अपने पिता के मंत्री के मुख से इस बात को सुनकर वह राजा का पुत्र नरसिंह अपने पिता के पास भागता हुआ जाता है। जब वह अपने पिता के पास जाता है तो राजा अपने पुत्र नरसिंह को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। और दर्शकों, फिर राजा अमरराज अपने पुत्र नरसिंह से कहते हैं कि पुत्र, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है और मैं बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़कर और तुम्हारे जैसे पुत्र को छोड़कर जाने वाला हूं। परंतु पुत्र, आज मैं तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूं, इसे गांठ बांध कर रखना। दर्शकों, फिर राजा अमरराज अपनी अंतिम सांस गिनते हुए अपने पुत्र नरसिंह से कहता है कि पुत्र, जो ये हमारे मंत्री हैं, ये तुम्हारे पिता के समान हैं।
और मेरे जाने के बाद में तुम इनकी हर बात को मानना। ये जो भी तुम्हें कहे उस बात को मानना। अगर किसी भी तरह के तुम किसी भी तरह का फैसला करो तो इनसे पूछकर ही करना। और दर्शकों, इतना कहकर राजा अमरराज इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा के मरने के बाद में राजा के पुत्र नरसिंह को राजा बना दिया जाता है। और जब राजा का पुत्र नरसिंह राजा बन जाता है तो वह अपने पिता के राजपाट को संभालने लगता है। परंतु वह नरसिंह अपने हर फैसले को लेने से पहले अपने पिता के मित्र मंत्री से अवश्य पूछता था और मंत्री से पूछे बिना किसी भी काम को नहीं करता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन राजा का जो मित्र था, जो मंत्री था, मंत्री राजा नरसिंह को अपने महल के सारे कक्ष दिखा रहा था। मंत्री अपने नए राजा नरसिंह को सारे कक्ष दिखा देता है और सारे कक्ष दिखाने के बाद में अंत में एक कक्ष बच जाता है। जब एक कक्ष बच जाता है तो राजा नरसिंह उस मंत्री से कहते हैं कि आप मुझे ये आखिरी वाला कक्ष भी दिखाइए। तो दर्शकों, फिर मंत्री कहता है कि नहीं राजकुमार, मैं आपको यह कक्ष नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपके पिता राजा अमरराज, महाराज अमरराज ने आपको इस कक्ष को दिखाने के बाद लिए मना किया है। उन्होंने कहा है कि आपको इस कक्ष को कभी भी नहीं देखना है और हमें दिखाने के लिए भी सख्त मना किया है। दर्शकों, उसके बाद में राजा नरसिंह उस कक्ष को देखने की जिद पर अड़े रहते हैं। मंत्री से बार बार कहते हैं कि नहीं, मुझे इस कक्ष को देखना ही है। और दर्शकों, इसी तरह मंत्री का जो पुत्र था, जो कि राजा नरसिंह का मित्र था, मंत्री का पुत्र भी अपने पिता से कहता है कि हाँ पिताजी, आप दिखा क्यों नहीं देते। अब इस समय हमारे महाराज, इस राज्य के राजा और इस राज्य के अन्नदाता यही तो हैं, और ये राजपाट, ये कक्ष, ये महल और ये राज्य सब कुछ इन्हीं का ही है, तो इन्हें दिखा क्यों नहीं देते। और दर्शकों, अपने पुत्र की बात सुनकर और अपने नए महाराज, अपने राजकुमार की बातों को सुनकर वह मंत्री उस कक्ष को दिखा देता है, उस कक्ष को खोल देता है। दर्शकों, जैसे ही राजा नरसिंह अपने मंत्री के पुत्र, अपने मित्र के साथ उस कक्ष में जाते हैं, तो उस कक्ष में जाते ही उन्हें कई सारी सुंदर स्त्रियों की, कई सारी सुंदर राजकुमारियों की तस्वीरें लगी हुई दिखाई देती हैं। जब उन्हें एक सुंदर स्त्री की तस्वीर दिखाई देती है तो राजा नरसिंह अपने मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री से कहते हैं कि हे मंत्री, आखिर इस तस्वीर में दिख रही यह सुंदर स्त्री कौन है? मुझे ये स्त्री, यह सुंदरी किसी राज्य की सुंदर रानी व्यतीत लगती है। दर्शकों, इस तरह फिर राजा नरसिंह अपने मंत्री से उस स्त्री के बारे में पूछने लगते हैं। दर्शकों, फिर वह मंत्री राजकुमार से कहते हैं कि राजकुमार, यह सुंदर स्त्री सिंगल राज्य की राजकुमारी है, इसका नाम रानी चेनावती है। परंतु राजकुमार, आपको इससे क्या काम है? तो दर्शकों, फिर राजकुमार नरसिंह मंत्री से कहते हैं कि मंत्री, अब मुझे इस ही स्त्री से विवाह करना है, और अगर मैंने इस स्त्री से विवाह नहीं किया तो मैं जीवन भर कभी भी विवाह नहीं करूंगा, मैं कुंवारा ही बैठा रहूंगा। और दर्शकों, इस तरह राजा नरसिंह इस बात पर अड़े रहते हैं और फिर सिंगल देश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा नरसिंह के साथ मंत्री का पुत्र, जो कि उसका खास मित्र था, वे दोनों सिंगल राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दर्शकों, जब वे दोनों सिंगल राज्य की ओर जा रहे होते हैं तो उन्हें जाते जाते बीच में, रास्ते में अपने पिता के द्वारा, राजा अमरराज के द्वारा बनाया गया वह देवी का मंदिर दिखाई देता है। दर्शकों, देवी के मंदिर की ओर देखकर राजा नरसिंह देवी मां से कहते हैं कि हे देवी मां, मैं अपनी
होने वाली पत्नी को ब्याहने के लिए जा रहा हूं। मैं सिंगल राज्य की राजकुमारी रानी चेनावती को ब्याहने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं उसे यहां पर लाने में सफल रहा तो मैं आपके सामने अपने सिर को काटकर बलि दे दूंगा। और दर्शकों, इस तरह कहकर राजा नरसिंह रानी चेनावती को ब्याहने के लिए चल देता है। जब वह चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है तो वह एक जंगल में जाकर एक बाग में आराम करने लगते हैं। दर्शकों, जैसे ही आधी रात्रि का समय होता है तो 3-4 परियों का झुंड उस बाग से होकर गुजर रहा था। जब उन परियों को 2 सुंदर राजकुमार दिखाई दिए तो वे परियों का झुंड वहां पर उतर जाता है। उन सभी परियों ने राजकुमार को और उसके मंत्री के पुत्र के बेटे को घेर दिया था। जब राजकुमार को इस बात का पता लगता है कि उन लोगों को राजकुमारी ने परियों ने घेर लिया है तो दर्शकों, फिर राजकुमार नरसिंह परियों से कहता है कि हे परियों, आप हमसे क्या चाहती हो? आप हमारे रास्ते से हट जाइए और हमें जाने दीजिए। हमें बहुत बड़े उद्देश्य को पूरा करना है। तो दर्शकों, फिर वो परियां रानी परी राजकुमार नरसिंह से कहती हैं कि चले जाना, परंतु उससे पहले आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी, हमसे विवाह करना होगा। तो दर्शकों, फिर राजकुमार नरसिंह कहता है कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े उद्देश्य को पूरा करना है और मेरे उद्देश्य को अगर मैं पूरा कर लूंगा तो उसके बाद में मैं आपसे विवाह कर लूंगा। दर्शकों, फिर राजकुमार नरसिंह उस परी को पूरी बात बता देता है, पूरी कहानी बता देता है कि मैं सिंगल राज्य की राजकुमारी रानी चेनावती को ब्याहने के लिए जा रहा हूं और उसके ब्याहने के बाद में जब मैं लौटूंगा तो आपसे विवाह पक्का कर लूंगा। और दर्शकों, इस तरह फिर रानी परी के लाख बार कहने के बाद भी राजकुमार नरसिंह उसकी बात को नहीं मानता है। उससे बार बार कहता है कि नहीं, मैं आपसे विवाह करूंगा, आपको वचन देता हूं, परंतु पहले मैं रानी चेनावती को ब्याह कर अपने राज्य लेकर आऊंगा। दर्शकों, फिर रानी परी उस राजकुमार की बात को मान लेती है और राजकुमार से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज देती हूं जिसे अगर तुम अपने पास रखोगे तो सिंगल राज्य में जाने के लिए तुम्हें आसानी मिलेगी, क्योंकि आज तक सिंगल राज्य में जो भी गया है वह वापस नहीं आ पाया है और राजकुमारी चेनावती से कोई साधारण मनुष्य विवाह नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हें अपने पास कुछ दिव्य शक्तियों की अवश्य जरूरत पड़ेगी। तो दर्शकों, फिर रानी परी राजकुमार नरसिंह को एक अंगूठी देती है और एक कालीन देती है और उनसे कहती है कि इस अंगूठी को पहनने के बाद में तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का जादू टोना काम नहीं करेगा और तुम्हारे रास्ते में किसी भी प्रकार की उलझन नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। और एक कालीन देती है कि इस पर बैठकर तुम सिंगल राज्य में सीधे जा सकते हो। तो दर्शकों, इस प्रकार फिर उस अंगूठी को धारण करते हैं और उस कालीन पर बैठकर सीधे सिंगल राज्य में जाते हैं। सिंगल राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उन्हें एक बुढ़िया का घर दिखता है और बुढ़िया बाहर बैठी हुई थी। दर्शकों, जैसे ही वे दोनों उस बुढ़िया को देखते हैं तो राजकुमार नरसिंह तो सोचने लगता है और कहता है कि मित्र, चलो इस बुढ़िया के पास चलकर हम कुछ देर आराम कर लेते हैं और जलपान भी कर लेते हैं, बहुत थक चुके हैं। परंतु दोस्तों, उस बुढ़िया के हाव भाव देखकर मंत्री का जो पुत्र था वो समझ चुका था कि इस बुढ़िया में कुछ ना कुछ करामात तो है। दर्शकों, फिर वो जो बुढ़िया थी वो बुढ़िया एक जादूगरनी थी। उस बुढ़िया के पास जो भी राजा जाता था वो उसे मक्खी या मच्छर बनाकर उस दीवार में चिपका दिया करती थी, दीवार में चिपका दिया करती थी, कैद कर दिया करती थी और उनके पास जो भी धन होता था उसे लूट लिया करती थी। इसलिए दर्शकों, उस बुढ़िया के हाव भाव देखकर वह मंत्री का पुत्र वहीं रुक जाता है और राजा के पुत्र से नरसिंह से कहता है कि मित्र, ऐसा करो, तुम जाओ, मैं यहां पर तुम्हारा इंतजार करता हूं।
दर्शकों, जैसे ही राजा नरसिंह उस बुढ़िया के पास जाता है तो बुढ़िया अपने जादू को उसकी ओर फेंकती है, परंतु उस अंगूठी के होने की वजह से बुढ़िया का कोई भी जादू राजा नरसिंह पर नहीं चलता है। और इसको देखकर बुढ़िया सोच लेती है कि इस राजकुमार में कुछ ना कुछ तो करामात है, इसके पास कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से मेरा जादू इस पर नहीं चल पा रहा है। तो दर्शकों, फिर वह बुढ़िया राजा नरसिंह से, राजकुमार नरसिंह से मीठी मीठी बातें करने लगती है और उसके हाथ से किसी भी तरह उस अंगूठी को निकाल देती है। अंगूठी को निकालते ही वह बुढ़िया राजकुमार नरसिंह को मक्खी बना देती है और उसी दीवार में चिपका देती है। दर्शकों, काफी समय होने के बाद भी जब राजकुमार वापस लौटकर नहीं आया तो मंत्री का पुत्र समझ चुका था कि उस बुढ़िया ने कुछ ना कुछ तो करामात की है और अगर मैं उसे राजकुमार को लेने के लिए उसके पास जाऊंगा तो वो मेरे साथ भी कुछ कर सकती है। इससे अच्छा तो मुझे उन परियों के पास जाना चाहिए, वो कुछ ना कुछ समाधान अवश्य बताएंगी। तो दर्शकों, उस कालीन पर बैठकर मंत्री का पुत्र उन परियों के पास जाता है और परियों के पास जाकर परियों को सारी कहानी बताता है कि सिंगल देश के मुख्य द्वार पर एक बुढ़िया के पास जब राजकुमार गए तो वापस लौटकर ही नहीं आए। तो दर्शकों, फिर वे सभी परियां समझ चुकी थी कि वो बुढ़िया एक जादूगरनी है। तो दर्शकों, फिर वे सभी परियां उस मंत्री के पुत्र से कहती हैं कि तुम एक काम करो, यहां से मीलों दूर एक समुद्र है और उस समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप है। उस द्वीप में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है और उस ही पीपल के वृक्ष में एक काली चिड़िया बैठी हुई होती है। तुम ऐसा करो कि उस द्वीप पर जाकर उस काली चिड़िया की नाड़ मरोड़ दो, गर्दन मरोड़ दो। जैसे ही उस चिड़िया के प्राण जाएंगे उस जादूगरनी बुढ़िया के भी प्राण चले जाएंगे। दर्शकों, उन परियों के कहने अनुसार वो मंत्री का बेटा उस द्वीप पे जाकर उस चिड़िया की नाड़, उस चिड़िया की गर्दन को जैसे ही मरोड़ता है तो उधर उस जादूगरनी बुढ़िया की गर्दन अपने आप मरोड़ा आ जाती है और उसके प्राण चले जाते हैं। और दर्शकों, जैसे ही फिर वह मंत्री का पुत्र उस बुढ़िया के घर जाकर देखता है तो बुढ़िया के प्राण निकल चुके थे, बुढ़िया वहां पर मरी पड़ी थी। और फिर वे जो राजा थे, जो राजकुमार थे, जिसने उसने कैद कर रखा था, वे सभी छूट चुके थे, आजाद हो चुके थे और सभी उस मंत्री के पुत्र का धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों, उसके बाद में फिर वह राजा नरसिंह अपने मित्र के साथ रानी चेनावती के पास जाते हैं और उससे विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद में जब वह राजा नरसिंह अपने राज्य में वापस लौटता है और जैसे ही उस देवी के मंदिर के पास लौटता है तो राजा नरसिंह को देवी मां को कही अपनी बात याद आ जाती है। और फिर राजा नरसिंह अपनी पत्नी चेनावती से और अपने मित्र से कहता है कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं देवी मां के दर्शन कर कर आता हूं। और देवी मां की मंदिर में जाकर वह एक तलवार उठाकर अपने सिर को कलम कर लेता है। और दर्शकों, उसके बाद में जब काफी घंटों तक वापस नहीं आता है तो मंत्री का बेटा उसे लेने के लिए जाता है और मंत्री का बेटा वहां पर जाकर देखता है कि राजा का धड़ अलग और सिर अलग था। इसे देखकर मंत्री का बेटा घबरा जाता है। वह सोचता है कि अब मैं जब जाकर सब लोगों को बोलूंगा तो सब लोग मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वे लोग ऐसे ही बोलेंगे कि राजकुमार की पत्नी की सुंदरता को देखकर मंत्री के बेटे ने कत्ल कर दिया। इससे अच्छा है, इस कलंक को पाने से अच्छा है कि मैं अपनी गर्दन को ही काट लूं। और दर्शकों, यह सोचकर मंत्री के बेटे ने भी अपना धड़ अलग और सिर अलग कर लिया। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जब वे दोनों ही लौटकर वापस नहीं आए तो रानी चेनावती जब अपने पति को और अपने पति के दोस्त के पास जाती है तो वहां पर जाकर देखती है कि दोनों का सिर अलग और धड़ अलग था। यह सब कुछ देखकर रानी चेनावती भी
तलवार को उठाकर अपनी गर्दन पे मारने ही वाली होती है। इतने में साक्षात देवी मां रानी चेनावती के हाथ को आकर पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बेटी, ऐसा अनर्थ मत करो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने अपने पति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो गई हो। पुत्री मांगो, आखिर क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो दर्शकों, फिर रानी चेनावती अपने पति और अपने पति के दोस्त दोनों के प्राण मांगती है। फिर देवी मां कहती है कि ठीक है, मैं इन्हें वापस जीवित कर दूंगी। तुम एक काम करो, इन दोनों के सिर को इनके धड़ से जोड़ दो और ये दोनों जीवित हो जाएंगे। दर्शकों, जल्दबाजी में रानी चेनावती उन दोनों के सिर अलग एक दूसरे से जोड़ देती है, यानी कि एक दूसरे के सिर को अलग अलग जोड़ देती है। राजा नरसिंह के सिर को उस मंत्री के बेटे के धड़ पर जोड़ देती है और मंत्री के बेटे के सिर को राजा के धड़ पर जोड़ देती है। जल्दबाजी में ऐसे जुड़ने के बाद में वे दोनों जीवित हो जाते हैं। और जब रानी चेनावती को पता चलता है कि मेरे पति का सिर मैंने मंत्री के बेटे के धड़ में जोड़ दिया और मंत्री के बेटे का सिर अपने पति के धड़ में जोड़ दिया, तो वो घबरा जाती है और फिर वे दोनों झगड़ने लगते हैं कि नहीं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। और दर्शकों, रानी चेनावती भी उन दोनों में से किसी को स्वीकार नहीं कर पाई क्योंकि उसके पति का धड़ अलग और सिर अलग था। वह आखिर स्वीकार करे तो किसे करे। इसलिए वे सब अपना फैसला करवाने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास जाते हैं। जब वे सब राजा विक्रमादित्य को अपनी बात बताते हैं तो राजा विक्रमादित्य उन सबसे कहता है कि सर्वप्रथम कहा जाता है कि जब आरती की जाती है तो आरती में सर्वप्रथम सिर का ही पूजन किया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर मनुष्य के एक हाथ काट दिया जाए तो वह जीवित रहता है, दो काट दिए जाए तो वह जीवित रहता है, अगर उसके पैर काट दिए जाए तो भी वह जीवित रहता है, मगर अगर मनुष्य का सिर काट दिया जाए तो वह प्राणहीन हो जाता है। इसलिए जिसके धड़ पर रानी चेनावती के पति का सिर है उसे ही रानी चेनावती स्वीकार कर सकती है। और दर्शकों, इस तरह फिर रानी चेनावती अपने पति के रूप में उस मंत्री के बेटे के धड़ को और अपने पति के सिर को स्वीकार कर लेती है। और दर्शकों, इसलिए यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।